बताइए। मैम सपना यही देखा था कि डॉक्टर बनना है, पूरी मेहनत करी थी। घर वालों को भी 1 महीने तो इसी धोखे में था कि हाँ हो गया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, क्योंकि लास्ट टाइम 610 कट ऑफ थी। इस बार सोचा था कि 620 जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो 631 पे कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। पिछली बार इतने मार्क्स पर 7000 से 7500 के बीच में रैंक बनी थी, एंड अब की बार मेरी रैंक सीधा जंप करी है 30,000 पे। और ये कैसे पॉसिबल है? एक साल में ऐसा तो कुछ चेंज नहीं हो गया एजुकेशन में कि 67 पे अराउंड 30 टाइम्स बढ़ गए। उन्होंने अचानक से 20 दिन पहले एग्ज़ाम के 2 दिन के लिए विंडो ओपन कर दी। अब वो किन बच्चों के लिए करी, अब ये भी तो बताना पड़ेगा। अगर वो बच्चे जो हरियाणा के झज्जर सेंटर में टॉप कर रहे हैं, अगर वो उस विंडो में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज स्कैम है। जिसका 13,000 है उसका 16,000 आना चाहिए था, लेकिन इस बार जिसका 13,000 रैंक आना था उसका 47,000 हो गया। यानी कि कंपटीशन ऑलमोस्ट 300% बढ़ गया, 3 गुना हो गया। जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है, जब पेपर उसके पास आता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, है ना, और पसीने छूटने लगते हैं, ऐसे हाथों के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका साल भर का मेहनत वो 3 घंटे में डिसाइड किया जाता है। सभी को एक ही रेस में दौड़ा दिया। जो 10 मीटर से दौड़ सकता था, अलग सर ने बोला था कि जो 10 मीटर से दौड़ सकता था और जो 5 मीटर से दौड़ सकता है, दोनों को एक ऐसे रेस में दौड़ाया जहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ना है। नीट एग्जाम को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है और हम एक एक करके स्टूडेंट्स टीचर्स से बात कर रहे हैं कि समझ पाएँ, एक लेमैन भी समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है। तमाम डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ एनटीए कह रहा है कि भाई हमने तो बहुत ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम कराया है, हमारे एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ना ही पेपर लीक हुआ है। तो हमने सोचा कि स्टूडेंट से बात की जाए, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उससे ज़्यादा भुक्तभोगी कौन हो सकता है। स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिन्होंने नीट का इस साल एग्ज़ाम दिया। आप सभी 5 मई को अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पर मौजूद थे। आप कहाँ से हैं, कहाँ था आपका एग्ज़ाम सेंटर? मैम मैं दिल्ली से हूँ और मेरा एग्ज़ाम सेंटर द्वारका में था। अच्छा, आप नाम भी बता दीजिए। मोहसिन। मोहसिन। जी मेरा नाम सुशील है, मेरा सेंटर रोहिणी में था। अच्छा, मेरा नाम विक्रांत है, मेरा सेंटर वैशाली गाजियाबाद में पड़ा था। अच्छा, तो दिल्ली से लगती हुई ही आपके जो सेंटर्स थे और आप रहते भी यहीं हैं। अब आप बताइए, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं नीट के एग्ज़ाम को लेकर, आप लोगों ने सबसे पहली बात एनटीए ने जो है वो कहा लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, 1500 से ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपका लॉस ऑफ टाइम हुआ था क्या एग्ज़ाम में? मैम लॉस ऑफ टाइम नहीं हुआ था, बट मेरे सेंटर पे 2 बार इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ था और इस वजह से रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ था जिसकी वजह से आपको कुछ मिनट आपके लॉस हुए होंगे, ठीक है, आप बताइए। मैम मेरे सेंटर पे तो ऐसा था कि हम लोग को एक हॉल दे दिया था, आई थिंक हॉल ही था, और उसमें एनटीए के एक क्लासरूम में 24 बच्चे बैठने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसी रूम के अंदर 2 क्लासरूम बना रखे थे। मतलब आधे बच्चों का मुंह उस साइड करवा के बैठा दिया था और आधे बच्चों का मुंह इस साइड करवा के बैठा दिया था। तो एक ये था, और जो दूसरा जो हमें टेबल दी गई थी उस पर इतना स्पेस नहीं था कि आप ओएमआर और दोनों क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन पेपर रख पाएँ। जो नर्सरी क्लास के बच्चों को जिस टेबल पे बैठाया जाता है उस पर बैठा रखा था। अच्छा, आप क्या कहते हैं? हमारे सेंटर पे भी 2 बार इलेक्ट्रिसिटी कट हुई थी। और एक और मेन चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा एडमिट कार्ड था ना, उसमें 2 पेज होते हैं। एक पहला एडमिट कार्ड का पेज होता है, वो उन्होंने ले लिया, लेकिन जो दूसरा एडमिट कार्ड का पेज होता है जिसपे पोस्ट कार्ड साइज फोटो हमारी मतलब लगती है, उस पर इन्विजिलेटर्स ने साइन किया, लेकिन उसको लिया ही नहीं। मतलब वहाँ पे उस पर लिखा हुआ था कि आप इसको सबमिट करना है और ये लाना भी पड़ेगा, इसके बिना आप एग्जाम दे नहीं सकते हो। उस पर लिखा हुआ था एडमिट कार्ड पे कि ये दूसरा पेज आपको लाना पड़ेगा। अब बिना वो पेज लिए उन्होंने हमसे, मतलब उनको पता ही नहीं था कि इन्विजिलेटर्स को कि लेना है नहीं लेना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मुख्य बात पर आएंगे। 67 बच्चे जो हैं वो टॉप कर जाते हैं। मैं काफ़ी साल से नीट, एजुकेशन, शिक्षा, रोज़गार के इश्यूज कवर कर रही हूँ। मैंने नहीं सुना कि 67 बच्चों ने कभी नीट जैसे एग्ज़ाम में टॉप किया हो, जो हर बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है एग्ज़ाम को, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जब आप देखते हैं कि 67 बच्चों ने टॉप किया है, पहली बात तो जब आपको ये खबर मिली कि 67 बच्चों ने टॉप किया है, आपके मन में क्या था? तभी आपको लगा कि कुछ है क्या बात?
मैम पहली बात कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाए रैंक का। लास्ट ईयर भी 2 बच्चे ने ही टॉप किया था फर्स्ट रैंक, तो एक साल में ऐसा तो कुछ चेंज नहीं हो गया एजुकेशन में कि 67 पे अराउंड 30 टाइम्स बढ़ गए रैंक फर्स्ट। अच्छा, पिछले सालों की अगर हम बात करें, हम एक एक करके सभी विषयों पर बात करेंगे, ग्रेस मार्क्स वाली बात पर भी आएंगे। हम 720 की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम में 67 बच्चों ने टॉप तो किया, लेकिन क्या उससे अगर हम कम चले 715 भी किसी, 713 भी किसी के आते हैं क्या? नो मैम, लास्ट टाइम 300 समथिंग रैंक थी 700 मार्क्स पे, और इस साल 2200 बच्चों के 700 से ज़्यादा आ रहे हैं। मैम ये 700 मार्क्स नियर परफेक्शन मार्क्स हैं, तो 2200 बच्चे उस मार्क्स को ला रहे हैं, या तो एनटी इतनी इजी पेपर बना रहा है, तो ये भी एक सवाल का विषय है कि इतने इजी पेपर क्यों बना रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के वो मार्क्स। आपने भी कहा कि करीब 2200 बच्चे ऐसे हैं जिनका 700 से ऊपर इस बार मार्क्स आए हैं। पहले के अगर आप ट्रेंड की बात करें, पहले कितने बच्चे हुआ करते थे जिनके 700 से ज़्यादा मार्क्स आते थे? मैम लास्ट ईयर 300-400 बच्चे थे, और वो अब रेशियो जो है वो 2200 पे पहुंच गया है इस बार। यस मैम। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैम जैसे नीट ने जो पेपर बनाया, ये तो बात मालूम थी कि इस बार 720 बच्चों के नंबर आएंगे, लेकिन इस बात का आइडिया बिल्कुल नहीं था कि 67 बच्चों के 720 में 720 नंबर आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो जब एनटीए से ये सवाल पूछा गया कि 720 नंबर 67 बच्चों के कैसे आ जाते हैं, टॉपर कैसे बन जाते हैं सभी बच्चे, फिर ये भी सवाल किया गया कि 718 और 719 वाला आंकड़ा क्या है, ये कौन सा मैथ्स या फॉर्मूला कैलकुलेशन लगाई गई है जिससे आंकड़ा जो है वो 718 या 19 पहुंच जाता है। तो उस पर एनटीए कह रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया, और वो भी पूछने पर जवाब दिया है, वो पहले जवाब नहीं दिया, रिजल्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। मैं गलत तो नहीं हूं ना इस बात में? उसके बाद एनटीए कहता है कि अपनी सफाई में कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए, 1563 बच्चों को उन्होंने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब पहले ये मुझे बताइए कि क्या ग्रेस मार्क्स इससे पहले आपने सुना है, देखा है कि कोई पॉलिसी इस तरह की इस्तेमाल की हो? मुझे लगता है अभी कुछ देर पहले एनटीए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि क्लैट के लिए हमने एक बार जो है क्लैट के लिए हमने ये पॉलिसी अपनाई थी ग्रेस मार्क्स वाली, वो पॉलिसी इसमें भी अपनाई है। तो आप ये बताइए, नीट के पेपर में क्या कभी ग्रेस मार्क्स का इस्तेमाल इस तरीके से हुआ है? मैम आज से पहले नीट में कभी भी ग्रेस मार्क्स का यूज़ नहीं हुआ है, और जो उन्होंने क्लैट का एग्ज़ाम का रेफरेंस दिया है, वो क्लैट का एग्ज़ाम CBT है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और उसमें अराउंड 60 के से 1 लाख बच्चे रहते हैं, और नीट में 25 लाख्स है। तो वो एग्ज़ाम जो ऑनलाइन है, इतने कम स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारा जजमेंट नीट पे अप्लाई किया नहीं जा सकता। और मैम ये सारी चीज़ें एनटीए ने तब बताई जब हम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया, तो ये ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है प्रोसेस में कि वो जो भी नॉर्मलाइजेशन के लिए करने वाले थे वो हमें पहले बताते, जब हम पूछ रहे हैं तब वो, अब हमें इससे ये भी डाउट हो रहा है कि वो और कितनी सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तभी वो वापस रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब और भी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें पता नहीं है। अच्छा। जो वो हाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब इन 8 बच्चों की बात कर लेते हैं। 8 ही बच्चे कहे जा रहे हैं कि एक ही एग्ज़ाम सेंटर हरियाणा में कोई है, कोई कह रहा है फरीदाबाद में है, कोई कह रहा है झज्जर में वो सेंटर है, जहाँ पर वो 8 बच्चे, उनका रोल नंबर भी आगे पीछे नज़र आया। ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने फॉर्म जो है वो साथ में भरा हो, या फिर ये भी कुछ लोगों ने कहा कि जो एग्ज़ाम विंडो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे बताइएगा, जो एग्ज़ाम विंडो उन्होंने 1 दिन के लिए और बढ़ाई, 2 दिन के लिए बढ़ाई, 1 दिन या 2 दिन, कितना दिन बढ़ाया? जब वो आप फॉर्म रजिस्टर अपने आप को करते हैं तब की विंडो है ना ये? विंडो क्लोज होने के बाद उन्होंने अचानक से 20 दिन पहले एग्जाम के 2 दिन के लिए विंडो ओपन कर दी। अब वो किन बच्चों के लिए करी, अब ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि वहाँ पे उन्होंने मतलब किन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा था। अब ये ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ पे टॉप 67 बच्चे हैं उनमें से वो जो सेम सेंटर के बच्चे हैं वो उस दिन रजिस्टर किए गए हों। अच्छा, आपको ये संदेह है कि कहीं जो जिन 8 बच्चों की या फिर वो जो 67 टॉपर्स की बात हो रही है, कहीं उस 1 दिन की विंडो में इन्हीं का रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ? आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? ये हमारा डाउट है एनटीए से रिलेटेड कि कहीं हमें आरटीआई फाइल करनी चाहिए और एनटीए को ये इन्फो पब्लिक करनी चाहिए कि उस विंडो में कौन से बच्चों का हुआ और इस नीड क्या आई। मतलब आज से पहले ऐसा नहीं होता था कि विंडो वापस ऐसा 20 दिन पहले रीओपन होती थी, और अगर वो बच्चे जो हरियाणा के झज्जर सेंटर में टॉप कर रहे हैं, अगर वो उस विंडो में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज स्कैम है। और किन्हीं बातों पर भी आपको संदेह आता है? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिन 8 स्टूडेंट्स की खास तौर पर बात हो रही है
वो 8 स्टूडेंट्स ने अपना सरनेम भी शायद मेंशन नहीं किया है, उनका रोल नंबर भी आसपास है, सीरियल नंबर उनका आसपास में पड़ता है, ऐसा है क्या? यस मैम, वो सेम जैसा कि हमें पता चल रहा है वो झज्जर के एक सेंटर में, और उन सबका सीरियल नंबर सेम है। और मतलब अराउंड 4 स्टेट में नॉर्मलाइजेशन किया है, 4 स्टेट में ग्रेस मार्क्स दिया है, तो सेम सेंटर से ही 8 बच्चे, किसी और स्टेट से में ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया, उन सेंटर से 720 क्यों नहीं आए, उस सेम सेंटर से 8 लोगों के साथ क्यों आ रहे हैं इतने मार्क्स? अच्छा, और वो कौन से राज्य हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, कौन से राज्य हैं जो एनटीए ने बताया कि इन 4-5 राज्यों में से बच्चे हैं जिनको 1500 से ज़्यादा जो बच्चे? मैम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़, इन 4 स्टेट में उन्होंने। बाकी जगह कहीं टाइम लॉस नहीं हुआ उनका? मैम बाकी जगह भी टाइम लॉस हुआ है, और ये एनटीए हाइड करना चाह रहा है। इन्होंने ये 4 स्टेट का नाम मेंशन किया, लेकिन हमें महाराष्ट्र वगैरह से भी वो आ रही है न्यूज़ कि वहाँ पे भी लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले। एक स्टूडेंट का वहाँ पे 713 मार्क्स आ रहा है, जो कि ग्रेस मार्क्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो महाराष्ट्र में भी उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है, बट वो अपने नोटिस में एडमिट नहीं कर रहे कि उन्होंने और भी स्टेट्स में दिया है। तो हमें पता नहीं एनटीए क्या चीज़ें हाइड कर रही है। तो ये किसी अपर बॉडी को ये चीज़ अपने अंडर लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई। अब हम स्टूडेंट्स एनटीए को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, और अब मैं देख रही हूँ कई स्टूडेंट्स जो हैं, कई स्टेक होल्डर्स जो हैं, आप जैसे बच्चे जो हैं, वो टीचर्स की मदद से और लोगों की मदद से सुप्रीम कोर्ट अब वो जा रहे हैं। एक उम्मीद की किरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ दिन पहले भी एक प्ली सुप्रीम कोर्ट गई थी, जब रीनीट की बात हुई थी, वो मेरे ख्याल से प्ली डिसमिस हो गई थी। लेकिन अब चूंकि बहुत सारा बेसिस है बताने को, सुप्रीम कोर्ट में रखने को, इसीलिए कुछ टीचर्स जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेशंस लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप लोग चाह रहे हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए? आप चाह रहे हैं? मैम बिल्कुल, ये लाइक एक नेशनल इंटरेस्ट का बहुत बड़ा स्कैम है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर को जाना चाहिए। और अभी शायद वेकेशन बेंच है, तो मैम सुप्रीम कोर्ट को वापस रीओपन करना चाहिए, और मेन बेंच को ये इमीडिएटली इस केस पे सुनवाई करनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? इसमें जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है कट ऑफ। लास्ट टाइम जो 630 मार्क्स पे कट ऑफ थी 13,000, इस टाइम 630 मार्क्स पे कट ऑफ पहुंच गई है 47,000 के आसपास। अच्छा, इसको आप थोड़ा समझा पाएंगे हम लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, हर कोई नहीं जानता कि कैसे एग्जाम किया जाता है, कट ऑफ कैसे सेट होती है, एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, एक बार फिर से बताएं। मैम जैसे कि एक एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में जैसे गवर्नमेंट को सीट भरनी है, तो उस एग्ज़ाम के नंबर के बेसिस पे वो एक रैंक सेट करती है। जैसे 720 का एग्ज़ाम है, तो 720 नंबर वाले को एक रैंक मिलेगा। हो सकता है 2 बच्चों के 720 आ जाए, तो गवर्नमेंट एक को एक रैंक देगी, दूसरे को 2 काउंसलिंग रैंक। हालांकि अब गवर्नमेंट सभी को मतलब काउंसलिंग रैंक देगी। इसके बाद इसी के बिहाफ पर रैंक चलेगा। अब 20,000 रैंक जितने नंबर तक जाएगा, वो 20,000 पे गवर्नमेंट सीटें भर जाएंगी। अब 20,000 रैंक वाले बच्चे का जितना नंबर आया है, वो उस साल का जर्नल का कट ऑफ हो जाएगा। ये होता है। अब जैसे कि इस बार जैसे लास्ट ईयर था कि 630 नंबर पे 13,000 रैंक पहुंचा था, इस साल 630 नंबर पे 47,000 रैंक पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि बच्चों के नंबर ज़्यादा आए हैं, तभी ऐसा हुआ है। और उन्होंने एनटीए ने अपनी बात में भी ये कहा कि बहुत हाई परफॉर्मेंस रेट इस बार रहा है, लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अचानक इतनी ज़्यादा होशियार बच्चे हो जाते हैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। इसको सिंपल एक मैथ से समझे मैम कि एनटीए ने ये लॉजिक दिया है कि बच्चे बढ़े एक तो, और दूसरा बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ गया। 1 साल का ही ड्यूरेशन था, बच्चे 3 लाख बढ़े। मान लेते हैं कि हम 20 लाख बच्चे बैठे थे, 4 लाख बच्चे बढ़े, तो 20 लाख का 4 लाख हुआ 20%, तो कंपटीशन 20% बढ़ना चाहिए। अब 20% कंपटीशन बढ़ा तो रैंक के अंदर भी उछाल जो आएगा वो 20% का आएगा। यानी जिसका 10,000 रैंक था उसका 12,000 आना चाहिए था, और जिसका 13,000 है उसका 16,000 आना चाहिए था। लेकिन इस बार जिसका 13,000 रैंक आना था उसका 47,000 हो गया। यानी कि कंपटीशन ऑलमोस्ट 300% बढ़ गया, 3 गुना हो गया। तो ऐसा क्या हो गया कि 1 साल में बच्चे इतना तेज़ तो नहीं होंगे पढ़ने में, मतलब बढ़ सकता था कंपटीशन में। मान के चलता हूँ कि दुगना हो जाता कंपटीशन, तो 13,000 वाले के 26,000 रैंक आ जाती, लेकिन 13,000 वाले की रैंक 47,000 पहुँच गई। ये थोड़ा डाउटफुल लगता है। ऊपर से जो ये लगता है कि बिहार वगैरह के अंदर पेपर लीक हुआ है, उसमें एक बीपीएससी का कोई लीक करने वाला जहाँ तक पता चल रहा हो, तो इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि मतलब
कि जिसने वो पेपर लीक कराया है वो 13 लोगों तक ही सीमित है। 110% उसके नेटवर्क्स अच्छे होंगे तो उसने और लोगों को भी बेचा होगा। और दूसरा ये रिजल्ट की टाइमिंग से ही लगता है। एनटीए बोल रही है कि रिजल्ट हमने जितना पॉसिबल टाइम हो सका कम हमने उसमें भेज दिया। अच्छा, आपने, क्योंकि आप तारीख की बात कर रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है कि एनटीए ने 14 जून को दरअसल रिजल्ट निकालना था, ये आधिकारिक तौर पर एनटीए ने अनाउंस किया हुआ था कि 14 जून को आपका रिजल्ट नीट का आने वाला है, लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को रिजल्ट निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि संदेह उसकी वजह से भी आता है। आपको बता दें 4 जून को देश भर में चुनाव के नतीजे, आपने तमाम कवरेज देखी, वो आप तो आरोप ये है कि 4 जून को इसलिए निकाला गया रिजल्ट कि मीडिया अटेंशन जो है, ट्रैक्शन जो है, वो इस खबर पर नहीं रहेगी, ये कह रहे हैं। मैम, एक तो एनटीए को सबसे पहले इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो पेपर सेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार ही गलत हुई हैं। एक तो एनटीए ने सिलेबस कम कर दिया लास्ट टाइम, सिलेबस कम होने के बाद उन लोगों ने नई चीज़ें ऐड करी, उसके बाद पेपर बना तो उसमें 720 मान लेते हैं बच्चों ने बहुत स्कोर किया, तो आपके पास ऐसी क्या मशीनरी है जो पेपर सेट नहीं कर पा रही? उनसे अच्छे तो कोचिंगों के पेपर होते हैं जिसमें बच्चे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं करते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट उन कोचिंगों के से मतलब भी अच्छी नहीं परफॉर्म कर पा रही है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी है। एनटीए के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि कितने बच्चों का कैसे क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा पेपर सेट नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे सीधे एनटीए को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो पूरे में से पूरे ला सकते हैं। पहले इससे पीछे 3 बच्चे लेके आए थे, उससे पिछले साल 715 पे टॉपर था, उसके पीछे आया था 720, लेकिन इस साल 1 साल के अंदर मतलब ऐसा क्या हुआ कि 67 बच्चे पहुँच गए। दूसरा बात, टाइम के बदले टाइम होता है, टाइम के बदले ग्रेस मार्क्स नहीं होता है ना। और जो ये ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है, अगर एक क्लैट के लिए है, ऑनलाइन के लिए है, ऑनलाइन में पेपर सिस्टम पे आता है, फिर उसका टाइम पूरा होने के बाद सिस्टम से हट जाता है, तो वहाँ पे आप टाइम के बदले बोनस मार्क्स दे सकते हो। बट यहाँ पे पेपर ऑफलाइन मोड पे होता है। अगर किसी बच्चे को पेपर लेट से मिला है तो आप उस पेपर को डिले भी तो कर सकते हो। अगर आधा घंटा लेट मिला है तो आधा घंटा ज़्यादा दे दो। अब इसका क्या मतलब है कि आपने उसे नंबर दे दिया। अच्छा, और ये आपको समझ में आया जो एनटीए का नोटिफिकेशन आया, आप लोगों को समझ में आया कि ये आधार क्या था? उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लॉस्ट और एफिशिएंसी क्या, इसके एफिशिएंसी का क्या मतलब निकाला जाए कि पेपर जितना भी उन्होंने अटेम्प्ट किया है अभी तक उसके आधार पर कि भाई कितना हद तक पेपर जो है ठीक अटेम्प्ट किया, उसके आधार पर वो मार्क्स देने वाले हैं क्या? उनका लॉजिक मैम जहाँ तक मुझे समझ में आया, हालांकि अभी तक तो किसी को समझ ही नहीं आया, लेकिन जितना समझ पाया मैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमने बच्चे की फर्स्ट आवर के अंदर एफिशिएंसी देखी कि उसको, और देखा कैसे, तो सीसीटीवी कैमरे से देखा है ना। यही मुझे समझ नहीं आया, एफिशिएंसी कैसे मापी गई और कैसे मापी जाती है एफिशिएंसी? मैम, एफिशिएंसी बेसिकली जब हम नीट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो मोस्टली स्टूडेंट्स बायोलॉजी से वो अपना पहला, तो ज़्यादातर नीट में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी होती है। और नीट का पेपर हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि जो हमें पहले क्वेश्चन आते हैं, जो हमें डेफिनेटली जो जिन पे हम श्योर हैं, बस हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बाकी एंड में हम वो क्वेश्चन करते हैं जिनमें हमें डाउट था। तो जिन लोगों का टाइम लॉस हुआ होगा तो उन्होंने पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे जो उन्हें आते होंगे, उन्होंने बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे जिसमें इस हिसाब से तो सबकी एफिशिएंसी A1 होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैम, एफिशिएंसी का ये सही मेजर ही नहीं है। उन्होंने उनके बायोलॉजी के अटेम्प्ट से और जो उन्होंने श्योर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उस बेसिस पे एफिशिएंसी वो उन्होंने मेजर कर ली। और एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं जो एंड टाइम में किए होते हैं। मतलब ये तो एक बेसिक सी बात है कि जब हम लोग भी स्कूल का भी पेपर, ये तो नीट का एग्ज़ाम है, जब हम पेपर करते हैं तो जो हमें सवाल जिनका जवाब आता है वो हम पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो हमारे लिए इजी है, जिसमें यहाँ इस केस में हम बायोलॉजी को ज़्यादा इजी जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स मानते हैं और वो ज़्यादा इसीलिए पहले जो है वो अटेम्प्ट किया गया होगा। और कहीं ना कहीं उसके आधार पर हम यही मान के चले, क्योंकि एनटीए की तरफ से तो ये नहीं बताया गया कि एफिशिएंसी का मापदंड क्या है या पैरामीटर क्या है, तो हम ये मान के चलें कि जो आपने जितना पेपर उस वक्त तक अटेम्प्ट किया हो उसके बेसिस पर उन्होंने आपको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इसीलिए मैंने कहा इस हिसाब से तो सब A1 हुए।
एग्जैक्टली मैम, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी भी OMR आ रही है। एक स्टूडेंट है जिसके 636 मार्क्स अकॉर्डिंग टू OMR आ रही थी और उसके 18 क्वेश्चन गलत थे, फिर भी उसे ग्रेस मार्क्स मिले और उसके 720 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर मतलब जिस बच्चे ने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए, उनके गलत भी हो रहे हैं, तो उन्हें ग्रेस मार्क्स देने की क्या नीड आई? जब उसने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही कर दिए तो उसे ग्रेस मार्क्स क्यों मिल रहे हैं? अच्छा, और फिजिक्स के सवाल के साथ क्या हुआ था वो बताइए। मैम, फिज़िक्स का एक क्वेश्चन था जिसमें इस साल एक न्यू NCERT पब्लिश की गई थी रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कोई और ऑप्शन सही था, पुरानी NCERT के अकॉर्डिंग कुछ और ऑप्शन सही था। तो जिन लोगों ने पहले पुरानी NCERT के अकॉर्डिंग आंसर दिया था, उनका इनिशियली आंसर करेक्ट माना गया था। उसके बाद जब इन्होंने फाइनल आंसर की रिलीज़ की तो उन्होंने न्यू ऑप्शन को भी एज अ बोनस सबको मार्क्स गिफ्ट कर दिए और उससे 44 स्टूडेंट्स जिसके 715 आ रहे थे, इस साल उन सब ने जम करके 720 आ गए। तो इस वजह से रैंक 1 में इतने ज़्यादा लोग आ गए इस क्वेश्चन के वजह से। अच्छा, अब आप NTA से क्या चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ पर इस मामले की सुनवाई हो और वहाँ इंसाफ हो? मैम, अब हम NTA से कुछ डिमांड नहीं करते क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स को NTA पे ट्रस्ट नहीं है। तो या तो ये CBI अपने अंडर ले ये इन्वेस्टिगेशन, या सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ले, क्योंकि मैम ये एक तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं वो भटक भी रही हैं। ये सारा फोकस अब नॉर्मलाइजेशन पे जा रहा है, जबकि पेपर लीक भी बहुत वाइड स्प्रेड था और पेपर लीक की बिल्कुल भी बात नहीं की जा रही अब। तो पेपर लीक मतलब जाहिर सी बात है, आरोप लग रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी, पेपर लीक को लेकर भी, लेकिन NTA की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जो NTA के DJ ने की, वो तो बिल्कुल कैजुअली नॉर्मली इस बात को कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ नहीं है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, कोई इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। हमने तो बहुत ट्रांसपेरेंसी से पेपर किया। ट्रांसपेरेंसी वो होती है जब आप आर पार देख पाएँ। आप देख पा रहे हैं उस पर क्या हो रहा है? मैम बिल्कुल नहीं, NTA बस इस चीज़ को, इनके वो कैजुअल अप्रोच से ये बिल्कुल लग रहा है कि वो इस एग्ज़ाम को बिल्कुल सीरियसली ले ही नहीं रहे। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें स्टेक होल्डर हैं और फिर भी NTA इतना कैजुअल है इस एग्ज़ाम को लेके। कुछ भी इमीडिएट उन्होंने वो नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी लाइक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड असाइन नहीं किया, और ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कैजुअल बिहेवियर ये शो कर रहा है कि वो इस मुद्दे को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे। आप क्या कह रहे हैं? अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, आगे क्या हो? मैम, रीनीट हो, है ना, और यानी कि आप कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द हो जाए। बिल्कुल। अब क्या है कि नीट जैसा एग्ज़ाम जो इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, पैन इंडिया होता है, आपको लग रहा है कि रीनीट की दिशा में सरकार बढ़ सकती है? मतलब आरोप बहुत सारे लगे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन की आप बिल्कुल कर रहे हैं? हाँ मैम, बढ़नी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो मेन NTA में बैठे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है, जब पेपर उसके पास आता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, है ना, और पसीने छूटने लगते हैं, ऐसे हाथों के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका साल भर का मेहनत वो 3 घंटे में डिसाइड किया जाता है। जिस बच्चे के 600 नंबर हैं, इवन मैं तो बोल रहा हूँ 550 हैं, और जिस बच्चे के 660 नंबर, 680 नंबर है, सबका IQ लेवल सेम है उस वक्त, लेकिन वो दिन उसका दिन है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। जिस बच्चे के 640 है, 630 हैं, 650 है, सभी बच्चे डिज़र्व करते हैं एक अच्छा GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे उठा के कहाँ पे रख दिया है? कट ऑफ 655 पे। किसी बच्चे ने बहुत मेहनत किया, अगर उस दिन मान लीजिए उसका किसी तरीके से, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता जिससे कुछ मिस्टेक ना हो, अगर उसकी उस दिन एग्ज़ाम में कुछ मिस्टेक हो भी गई और पर सब्जेक्ट उसने 2-2 क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दिए हैं, तो सीधे यहाँ से उसके कितने हो जाएंगे? यहाँ से सीधे 80 नंबर उसके चले जाएंगे 4 सब्जेक्ट के, तो फिर वो तो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा, सिलेक्शन के बॉर्डर पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं पेपर सेट करना चाहिए, कम से कम एक क्वालिटी मेंटेन करे पेपर के, बच्चे इस होप के साथ जाए कि हम इतना कर देंगे तो आ जाएगा। मैंने लास्ट ईयर दिया था, मेरा 600 मार्क्स थे, कट ऑफ 610 गया था, तो मैंने ड्रॉप ले लिया कि चलो अगली बार। इस बार आप लोगों के कितने मार्क्स, कितनी रैंक है? मैम मेरा इस बार 631 है और रैंक 47,085 है। आमतौर पे 631 आपने बताया, उस मतलब अगर आप पुराने हिसाब से चलें तो कितना होना चाहिए था आपका रैंक? पिछले साल के हिसाब से 13,000 होनी चाहिए थी। 13,000 होना चाहिए, तो अभी कितना है? 47,000, 47,000। तो यही फ़र्क आप बता रहे हैं यही शायद। फ़र्क क्यों आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा है ना,
क्योंकि हमने रिजल्ट देखा था तो ये तो बात मालूम था कि चलिए कंपटीशन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 17,000 रैंक चली जाएगी, 18 चली जाएगी, लेकिन एकदम से 47,000 चली गई। ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती कि क्यों। एनटीए ने इसके पीछे का लॉजिक दिया कि बच्चे पढ़ने में तेज हो गए, ऊपर से 3 लाख बच्चे बढ़ गए हैं। 1 साल के अंदर बच्चों ने ऐसा क्या ही कर लिया, मतलब किया होगा जिन्होंने किया होगा, लेकिन आपने ऐसा पेपर का लेवल बनाया कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और जैसे वही है कि सभी को एक ही रेस में दौड़ा दिया। जो 10 मीटर से दौड़ सकता था, अलग सर ने बोला था कि जो 10 मीटर से दौड़ सकता था और जो 5 मीटर से दौड़ सकता है, दोनों को एक ऐसे रेस में दौड़ाया जहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ना है। जाहिर सी बात है, जिसके 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ने की स्पीड होगी उसके जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। जी, आप क्या कह रहे हैं, कितनी रैंक, कितने मार्क्स आपके? मेरे अब के पास 650 मार्क्स आए हैं और पिछली बार इतने मार्क्स पर 7000 से 7500 के बीच में रैंक बनी थी, एंड अब की बार मेरी रैंक सीधा जंप करी है 30,000 पे। और ये कैसे पॉसिबल है? मतलब पिछली बार कितने मार्क्स आए थे? पिछली बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 459 मार्क्स थे, एंड उस पर भी मेरी करीब 1,30,000 रैंक बनी थी, एंड अब की बार उस पर 3 लाख रैंक गई है। इतना ज़्यादा कभी भी यहाँ पे, मतलब अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मैंने कभी भी इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं देखा है। इतना अचानक से कभी जंप नहीं हुआ है। ये अचानक से जो इन्होंने मार्क्स में जंप लाया है ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बच्चा कितना भी पढ़ने में होशियार हो जाए, कुछ ना कुछ गलती, इतना जंप नहीं आ सकता। हाँ, कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा, और इतना जंप आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जी, आप क्या कह रहे हैं, आपकी कितनी रैंक, कितने मार्क्स? मैम मेरी 640 मार्क्स आ रहे हैं इस बार, और मेरी रैंक आई है 38 के। लास्ट ईयर इस मेरे मार्क्स पे 10,000 रैंक थी, और इस साल 40,000 तक भी रैंक आ रही है मेरे मार्क्स पे। तो अराउंड 30K का रैंक इन्फ्लेशन हुआ है 640 मार्क्स पे। तो ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है अगर हम देखें तो, और इतना जंप एक साल में नहीं आ सकता। तो मुझे ये बात अंत में आप लोग समझा पाएँ, कितना मुश्किल होता है नीट जैसे एग्ज़ाम में स्कोर कर पाना? आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, इससे पहले भी दे चुके होंगे, कितनी बार आप लोगों ने दिया होगा इस एग्ज़ाम में? कितनी बार दिया होगा? मेरा ये सेकंड ड्रॉप था, तो मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था आपका? थर्ड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग बताइए, इतना तो अब आप लोगों को एक्सपीरियंस से पता लगा होगा, जाना होगा कि कितना मुश्किल रहता है इस एग्ज़ाम में स्कोर कर पाना। मैम लास्ट ईयर मेरे 560 मार्क्स आए थे और इस साल मेरे 640 आए, तो मुझे अराउंड 1 साल लगा डेली मेहनत से 80 मार्क्स बढ़ाने में। तो ये दिखा रहा है कि ये कितना मुश्किल है मार्क्स बढ़ाना, और इसमें नियर परफेक्शन चाहिए हर सब्जेक्ट में। अगर आप 5-5 क्वेश्चन भी गलत हो गए आपके पर सब्जेक्ट, तो भी आपका सिलेक्शन मुश्किल है। तो मैम ये एग्ज़ाम उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो आपका मेडिकल का सपना अधूरा रह जाएगा। और सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर रहती है कि एम्स कौन जा पाएगा, एम्स कौन पहुंच पाएगा। आप लोगों का भी सपना होगा कि एम्स जैसे संस्थान में पहुंचा जाए। कितने रैंक, कितने आप स्कोर करते हैं कि आपको वहां दाखिला मिल पाता है? मैम इन जनरल कैटेगरी 46 सीट्स होती है एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली सारे मेडिकल स्टूडेंट्स का एक ड्रीम कॉलेज होता है, और इस साल 67 स्टूडेंट्स के AIR बनाए हैं, और उन्होंने एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे उस टीयर लिस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया इस साल, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। जिस बच्चे ने नीट के लिए पहले रजिस्टर किया अब वो एम्स जाएगा, तो ये तो अब एम्स एक तरीके से इसने पहले रजिस्टर किया। एग्जैक्टली उसमें एप्लीकेशन उन्होंने जो काउंसलिंग रैंक निकाली उसमें जिसका एप्लीकेशन नंबर कम है उसे ऊपर कर दिया, और जिसका कम है उसे नीचे कर दिया। अब 67 स्टूडेंट्स हैं और सीट 46 है। मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला बात कर दी क्या इन्होंने? इसमें यस मैम एग्जाम पहले कैसे होता था? पहले ऐसा होता था कि एज क्राइटेरिया होता था, जिसकी एज ज़्यादा है उसे रैंक देते थे। बायोलॉजी मेन क्राइटेरिया होता था, अगर सारे मार्क्स सेम है तो उसमें चेक करते थे कि बायोलॉजी में आपके कितने मार्क्स ज़्यादा है। अगर बायोलॉजी में जिस स्टूडेंट के ज़्यादा होते थे उसे ऊपर वाली रैंक मिलती थी। लेकिन इस बार इन्होंने एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे कर दिया, तो अब एम्स दिल्ली बेसिकली एक लकी ड्रॉ बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए। क्या कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप लोग भी, या अभी के लिए बात यहीं समाप्त? बात यहाँ पे समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे जीवन का सवाल है। बात अगर यहीं पे समाप्त हो गई तो फिर तो हर साल ऐसा ही होगा, है ना। फिर तो ये क्या ही रह जाएगा। लोग गवर्नमेंट जॉब में, बच्चे साइंस वाले नहीं जाते, अधिकतर जाते होंगे, लेकिन आप लोग मुझे अंत में बस एक लाइन में ये बताइए कि आप लोग क्या सोच कर आए थे जब आपने सोचा कि नीट देना है,
एम्स में भर्ती चाहिए, एम्स में जाना है, क्या सोच कर आए थे? मैम मैंने तो यही सोचा था कि नीट का एग्ज़ाम होता है, इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, रिजल्ट भी आ जाता है और सब चीज़ हो जाता है। 12th के बाद निकलने के बाद मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, बट नीट में इसीलिए आए कि एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपको एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो मतलब ये चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब में जैसा होता है पेपर लीक होता है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो एग्ज़ाम कभी कराती है, एग्ज़ाम कभी कराती है तो रिजल्ट कभी आता है और उसके बाद हायरिंग कभी करती है। क्या सपना देखा था वो बताइए? मैम सपना यही देखा था कि डॉक्टर बनना है, पूरी मेहनत करी थी। घर वालों को भी 1 महीने तो इसी धोखे में था कि हाँ हो गया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, क्योंकि लास्ट टाइम 610 कट ऑफ थी, इस बार सोचा था कि 620 जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो 631 पे कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। हाँ, तो अब क्या रैंक आपने, जब आपने आंसर की वगैरह सब अपना आकलन लगाया होगा, क्या रैंक, क्या मार्क्स आपने अपने लिए सोचे? मैम मैंने जो मार्क्स सोचे थे 631 वही था, और रैंक मेरा मैंने सोचा था कि 13,000 लास्ट ईयर था, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 4,000 बढ़ेगा, तो मैंने 17,000 अपना रैंक सोचा था, बट वो सीधे 30,000 ऊपर पहुंच गया, 47,000। यानी 30,000 कहीं ना कहीं तो कुछ है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, या एनटीए ये बात छुपा रहा है, क्योंकि इसने ग्रेस मार्क्स जो 718, 719 जो नंबर दिए हैं वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि इनके अंदर, या तो आप जो 720 के बाद पहला पॉसिबल मार्क्स है 716 है या 715 है, 718 और 719 नहीं है। अगर ये रिजल्ट नहीं आता, लोगों को पता नहीं चलता, तो एनटीए इस ग्रेस मार्क्स का मतलब नहीं बताता। और ये कोई भी बता सकता है कि टाइम के बदले टाइम होता है, टाइम के बदले नंबर नहीं होता, जब ऑफलाइन एग्जाम कोई और कंडक्ट वो भी जब नंबर इतना कीमती हो। बिल्कुल, यहाँ पे एक नंबर पे हजार रैंक पीछे चली जाती है, तो आप वहाँ पे कैसे किसी बच्चे को 60 70 नंबर ग्रेस मार्क्स दे सकते हो? जी आप बताइए, क्या क्या सपना देखा था? मैंने तो यही सोचा था जब 10th क्लास में थे, यही सोचा था कि एक डॉक्टर जो इस समाज में रिस्पेक्ट मिलती है, उस रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे हम मेहनत कर रहे थे इतने साल, मतलब 11th 12th में पढ़ाई करी, उसके बाद 12th करने के 2 साल बाद पढ़ाई करी। इतना कई बार इतना डिमोटिवेटिंग हो जाता था कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब फाइनली एग्ज़ाम देकर आए थे और तब भी लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आते ही सब खत्म हो गया कि मतलब हो अब तो इतने रैंक में हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। आप क्या कह रहे हैं, इतनी रैंक में अब क्या होगा, क्या सपना लेकर आए थे, क्या हो रहा है? मैम मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं 10 के रैंक आई थी लास्ट ईयर, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 के ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरे मार्क्स पे लास्ट ईयर तक दिल्ली कॉलेज में मिला था, जो कि काफ़ी प्रेस्टीजियस कॉलेजेस होते हैं इंडिया के। तो मैंने भी सब कुछ प्लान आउट कर लिया था कि MBBS करूँगा। मैंने आगे भी जो भी मुझे सर्जरी में जाना था, कैसे आगे का रास्ता है, वो सब भी फिगर आउट कर रखा था। और फिर ये बेसिकली एक शॉक एनटीए ने दिया इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, और सारा ड्रीम्स शाटर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी स्टूडेंट्स हमसे बात आपने की, और जैसे हमने कहा कि बात यहीं समाप्त नहीं होती, बात यहाँ से आगे बढ़नी चाहिए। और भले ही वो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रास्ते आप इख्तियार कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या आगे हो सकता है या क्या कैसे निवारण इनकी समस्याओं का हो सकता है। आप लोग भी बताइए, आप क्या सोचते हैं नीट विवाद को लेकर? 24 लाख बच्चे बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, हर कोई सपना देखता है, फिर आरोपों का सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो एक के बाद एक कई आरोप जो हैं वो एनटीए पर लगते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।